1 महीने बाद ही ज़िम्मेदारी बदल गई, दायित्व बदल गया और अब पूरे प्रदेश की कमान आपके हाथों में आ गई है। महिलाओं के साथ आज कोई खड़ा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खड़े हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा टेंशन और बेचैनी है कि अर्चना जी नई टीम बनाने वाली हैं क्या? बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक हम सारे चुनाव कर चुके हैं। जिला अध्यक्षों का हम चुनाव कर चुके हैं, तो करी आपको जाती है। था कि आपको बना देंगे प्रदेश अध्यक्ष? मुझे आपको नहीं पता था ज़िम्मेदारी कि दी? पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, तो मेरे को लगा कि आप ऐसी ही बात कर रहे हो। जब तक कोई पद घोषित नहीं हो जाता तो फिर वो अलग अलग तरीके के नाम चलते रहते हैं। पर ऐसे आपके कुछ वाले जो बच्चे कार्यकर्ता है ना वो बड़े सेटल्ड होके कमरे के भीतर बात करने वालों में से हैं, लेकिन गुड़गांव फरीदाबाद में तो खुलेआम चल रहा है सब कुछ। कोशिश करेंगे कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आएँ, और वैसे सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं भी। थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मुझे कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या वाली कोई ऐसी बात नहीं। नगर निगम फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा, वो हमारे बड़ौनी सारे जी तक आए, अब पार्षदों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। हर विषय के लिए थोड़ा बैठना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है कि ताकि सभी जो हमारे पुराने कार्यकर्ता उनको भी स्थान मिल जाए, सभी वर्गों को भी स्थान मिल जाए। आपके अध्यक्ष बनने के बाद महिलाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद जगी। राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जुड़ें, और वो जुड़ने के बाद उनका इतना सशक्तिकरण हो कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में आए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी से, क्योंकि जब से डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की कमान दी है तब से हरियाणा के लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल हैं। करीब 43 साल के इंतजार के बाद हरियाणा में एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और इनके अध्यक्ष बनने से महिलाओं को राजनीति में उम्मीदें बहुत ज़्यादा जगी हैं। तो क्या महिलाओं की उम्मीदें पूरी होंगी? अर्चना गुप्ता का काम का प्लान क्या है? कैसे काम करना है? क्या कुछ प्लान किया है और क्या प्लानिंग है? क्या मौजूदा जो दायित्व दिए हुए हैं संगठन में उनको बदलने का प्लान है? नए लोगों को जिम्मेदारी देने का प्लान है? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल तमाम लोगों के जहन में थे। तो आज के इस पॉडकास्ट के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो खुद बताएंगी अपना पूरा प्लान। डॉक्टर अर्चना, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रतिभा जी। कैसा चल रहा है? क्योंकि कहते समय बहुत ही बलवान होता है। 1 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई, आप ऑफ़िस आई और वो इंटरव्यू किया हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे, और 1 महीने बाद ही ज़िम्मेदारी बदल गई, दायित्व बदल गया और अब पूरे प्रदेश की कमान आपके हाथों में आ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर महिलाओं के साथ आज कोई खड़ा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खड़े हैं। अगर महिलाओं के साथ कोई पार्टी खड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही खड़ी है। आपने पिछले दिनों देखा कि कैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया। प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के संपूर्ण प्रयासों के बाद भी जो है विपक्ष, चाहे कांग्रेस है चाहे टीएमसी सपा, उन्होंने देश की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंप दिया। देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया। देश की आधी आबादी जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, उनके इच्छाओं और आकांक्षाओं पे उन्होंने एक घातक वार किया। तो लेकिन मुझे पूर्णतया विश्वास है, देश की महिलाओं को पूर्णतया विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे को न्याय दिलवा कर रहेंगे। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी कैसे बदल गई ये इस नए दायित्व को मिलने के बाद? हम देख रहे हैं लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। हर कोई आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि मैं भी पार्टी में हूँ, मेरा ध्यान रखिएगा। नहीं, ठीक है, अच्छा है। काम शेड्यूल थोड़ा और ज़्यादा व्यस्त हो गया है, पर मैं अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए 24/7 उपलब्ध हूँ। अभी जैसे एकदम नया दायित्व मिला है तो अभी इतनी ज़्यादा सबसे बात नहीं कर पा रही हूँ, पर धीरे धीरे शेड्यूल सेट हो जाएगा। और अभी मेरा हर ज़िले में प्रवास रहेगा। जब मेरा जिस ज़िले में प्रवास रहेगा तो उस ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं से मिलना मेरी ड्यूटी है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से तब उस ज़िले में भी वहाँ मिलूँगी, क्योंकि कई बार बहुत दूर से कार्यकर्ता को मिलने के लिए आना पड़ता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि शक्ति केंद्र प्रमुख तक तो मैं हर कार्यकर्ता को जानती हूँ पर्सनली, मतलब इतना मेरी कोशिश रहेगी। और अब जिलों में प्रवास शुरू होने वाला है।
और जैसे ही शुरू होगा तो सभी कार्यकर्ताओं से उस जिले में अच्छी तरह से मिलना जुलना हो जाएगा। लेकिन पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और बहुत बड़ी मुलाकात आप दिल्ली में आज करके आए हैं हाँ जी। अमित शाह जी से, राजनीति के चाणक्य कहते हैं उनको। क्या टिप्स आपको आज की मुलाकात में अमित शाह जी ने दिए हैं कि भाई हरियाणा में ऐसा ऐसा काम करना है कुछ? हरियाणा में आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ आज अच्छी मुलाकात रही और जैसे कि वो एक हमारे संगठनकर्ता हैं, एक दूरदर्शी नेता हैं, तो जिस जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के काम का हरियाणा में विस्तार होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। जो भी सीट्स हम जीत नहीं पाए अभी 2024 के चुनाव में, उन सीट्स के ऊपर फोकस करके काम करने के लिए अच्छा, मतलब हमारी हारी हुई प्राथमिकता सीटों रहेगी। पे कैसे काम करना, ये आपने कैसे पहले भी इसका जिक्र भी हालांकि किया हाँ कि मैंने हम किया था, लेकिन हमारे जो संगठनकर्ता हैं, जो हमारे देश के चाणक्य हैं, जिन्होंने आज हमें पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र में विजय दिलवाई है, तो उनको तो हर समय हर क्षेत्र का अच्छे से ध्यान रहता है कि कहाँ पर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि गृह मंत्री जी ने जो जो चिंताएं व्यक्त करी हैं, उनके ऊपर कोशिश करूंगी कि मैं पूरी अच्छे तरीके से काम मतलब कर सकूं। 29 की चुनाव की तैयारी हाँ डॉक्टर जी, अर्चना गुप्ता जी ने आज ही से कर दी है अमित शाह जी से टिप्स लेने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी हारी हुई सीटों पे फोकस सबसे ज्यादा रहना है। देखिए, हमेशा ही हमारा फोकस रहता है भारतीय जनता पार्टी का कि जीत जहाँ पर हुई है वो जीत भी बरकरार रहनी चाहिए। ये नहीं है कि हारी हुई सीटों पर हम सिर्फ फोकस करते रहें और जीती हुई सीटें कहीं ना कहीं ध्यान में उनमें नुकसान हो जाए। तो कोशिश ये रहेगा कि हारी हुई सीटों पर और संगठन ज़्यादा मजबूत हो, वहाँ क्या फैक्टर्स रहे उसकी चिंता करने की, और जिन सीटों में हम जीते हुए हैं उन सीटों में हमारी जीत बरकरार रहे और हारी हुई सीटों पर और फोकस करके संगठन को मजबूत करें। सबसे बड़ा संगठन आपकी पार्टी का है और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग हैं क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं। अर्चना गुप्ता ने जिम्मेदारी संभाल ली है, कमान संभाल ली है और स्ट्रिक्ट लगती हैं अर्चना जी बहुत, तो कार्यकर्ताओं में एक टेंशन भी है। नहीं, ऐसे मैं स्टिक्ट आप शब्द, मेरे को प्रतिमा जी केवल इतना मेरा ध्यान रहता है कि देखो, जब भी केंद्र में कोई भी काम की योजना बनती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और केंद्र से जब भी कोई कार्यक्रम आता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। और वो बहुत, मैं एक साइंस की भी स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, तो जब आप उस कारण को अध्ययन करोगे या सोचोगे कि ये कार्यक्रम हमें पार्टी ने क्यों दिया है, तो उसका आपको पता चलेगा कि ये वजह थी जिसकी वजह से ये कार्यक्रम आया। जैसे अब आज हमारी केंद्र की सरकार के 12 वर्ष अब हमारे पूरे हो रहे हैं, और इन 12 वर्षों में पूरे के पूरे भारत में जिस तरीके से विकास की रफ्तार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहाई है, जिस तरीके से हमारे एयरपोर्ट्स खड़े हुए, जैसे हमारी वंदे भारत ट्रेन चली, जैसे बुलेट ट्रेन आज बन रही है, जैसे चप्पल पहनने वाला व्यक्ति आज हवाई जहाज में सफ़र कर सकता है, जैसे किसानों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं, किसानों की आय दुगनी हो उसकी उन्होंने चिंता करी, महिलाओं को शौचालय दिया, महिलाओं के घर में रसोई में उन्होंने जल पहुँचाने की चिंता करी, आज 4 करोड़ महिलाओं को आवास दिया है उन्होंने, 35 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं का जीरो बैलेंस से जनधन खाता उन्होंने खोला है। तो हर क्षेत्र में आज युवाओं को, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे वोकल फॉर लोकल हो, ये सारे की सारी चीज़ें, ये केवल नारा नहीं था प्रधानमंत्री जी का, ये उनका देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होकर रोजगार सृजन करने का एक अवसर था, और रोजगार देने वाले हमारे युवा बने, ना कि रोजगार किसी से मांगने वाले बने। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी हर जो एक योजना लेकर आए, उस योजना में देश के युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, किसानों का किस तरीके से उत्थान हो, उनका लगातार चिंता ये रही। लोग तो समृद्ध हों ही हों, लेकिन साथ साथ देश में जो विकास के नए नए आयाम हैं वो भी उन्होंने खड़ा करा। ग्रीन एनर्जी कैसे आए हमारे देश में, हम कैसे पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी हो, बिजली के क्षेत्र में स्वावलंबी हो, हर विषय पर उन्होंने चिंता करी है आज भारत में।
तो अगर हम तो यही चीजें आप इन ग्राउंड पे योजनाओं पहुंचाने को का काम करना अब चाहते हैं। 12 वर्ष जैसे पूरे हुए, तो अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता। तो अब जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम आए हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, वो गांव में प्रवास करें, विधायक अपने मंडलों में प्रवास करें, जाके लोगों को उन योजनाओं के बारे में बताएं भी, और बताने के साथ साथ जो पात्र हैं, कई बार किसी व्यक्ति की पात्रता होती है, जैसे सपोज उदाहरण के तौर पर विडो पेंशन, लेकिन कई बार उसको ये नहीं समझ में आता मुझे कहाँ जाके अप्लाई करना है, मुझे कैसे लेनी है, मुझे क्या क्या कागज पूरे करने पड़ेंगे। तो अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अभी 21 जून तक यही काम करने वाले हैं कि वो सभी कार्यकर्ता फील्ड में रहने वाले हैं, और जो लोग हैं उनको इन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और लोगों की मदद करेंगे अवेयरनेस कि कैसे हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलो ये तो हो गई, आप तमाम योजनाओं को ना सिर्फ लोगों तक पहुंचाएंगे बल्कि जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको लाभ में मिले, ये सुनिश्चित करने की। लेकिन मेरा सवाल बीच में अधूरा रह गया क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा टेंशन और बेचैनी है कि अर्चना जी नई टीम बनाने वाली हैं क्या? जो पुराने नहीं, हैं उनको बदलेंगी, क्या जो करेंगी, हमारा क्या क्राइटेरिया होगा? जब हमारी पार्टी में संगठन पर्व मन रहा था, तो चांस की बात है कि चुनाव अधिकारी भी पार्टी ने मुझे ही आपको बनाया बनाया था। था। तो बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक हम सारे चुनाव कर चुके हैं, जिला अध्यक्षों का हम चुनाव कर चुके हैं। तो जो संगठन अभी जिस संगठन की नई रचना हुई थी, बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो संगठन हमारा, उसमें कोई कोई छोटे मोटे बदलाव, जैसे कोई बूथ अध्यक्ष के पास 2 जिम्मेवारी हैं, वो BLA 2 भी है, बूथ अध्यक्ष भी है, कोई शक्ति केंद्र प्रमुख भी है, बूथ अध्यक्ष भी है। तो वो छोटे छोटे बदलाव जो जरूरी हैं संगठन के लिए, लेकिन वो भी कार्यकर्ता को पता है कि मैं इस ड्यूटी पे हूँ तो किसी और को, एक और कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिल सकती है। उसके अलावा जिन पदों पर हमारा चुनाव हो चुका है वहाँ पर हम कुछ भी दोबारा से नहीं करने change के हक में मैं नहीं हूँ कम से कम। और जो प्रदेश की टीम है वो नेचुरली नहीं बनेगी ही, क्योंकि वो हमारी आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी से भी पहले, जब नायब जी थे अध्यक्ष, वो तब से टीम चल रही है। तो वो टीम हमारी जो है वो नई बनेगी। तो तो आपने वो उस नई टीम टीम बननी ही थी। सिलेक्शन के लिए देखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन वो एलिजिबल ध्यान है? में, मैं महामंत्री के तौर पर ध्यान में रहता ही था कि कौन कार्यकर्ता अच्छा काम करता है, और हमारी पार्टी में जो भी कार्यकर्ता लगन के साथ, मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ काम करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, पार्टी की कोशिश रहती है उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की। तो मतलब क्राइटेरिया यही है, मेहनत, ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ आप काम करते रहो। हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है प्रतिमा जी जहाँ पे कार्यकर्ताओं की पूछ होती है। हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे स्काई इज द लिमिट। और आप उदाहरण देख भी सकते हैं, एक गरीब चाय बेचने वाले का लड़का आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी पहले बूथ अध्यक्ष होते थे कभी किसी जमाने में, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज गृह मंत्री हैं। हमारे मुख्यमंत्री का आप उदाहरण देख लीजिए कि एक गरीब किसान का बेटा आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, आज पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। तो ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं द्वारा ही आगे हर चीज की चिंता तो करी आपको जाती है। था कि आपको बना देंगे प्रदेश अध्यक्ष? क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया, बधाई दी, आपने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेटर तो आने दीजिए। मैंने कहा नहीं लेटर है मेरे पास, फिर मैंने आपसे लेटर भी शेयर किया। तो आपको मतलब तब तक भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं, पार्टी ने मुझे नहीं आपको पता था जिम्मेदारी कि दी? पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, तो मेरे को लगा कि आप ऐसे ही बात कर रहे हो, क्योंकि जब तक कोई पद घोषित नहीं हो जाता तो फिर वो अलग अलग तरीके के नाम चलते रहते हैं, तो हाँ। मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। और आपने बोला तो मेरे को लगा कि भैया सही, कई बार मजाक भी कर लेते हैं। अच्छा, आपको लगा कि मैं मजाक कर रही कई हूँ? बार ऐसे ऐसे भी चर्चा करके देख लेते हैं ढूंढने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे भी तो बोल देते हैं बहुत सारे लोग। तो मतलब आपको लेटर पढ़ने के बाद विश्वास हुआ कि फाइनली ये हो गया है। तो मतलब सबसे डेफिनेटली। पहले थैंक्स किसको किया आपने? सबसे पहले थैंक्स मीडिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किया, क्योंकि उनका विजन है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, वो भी इस पक्ष में हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। और फिर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, और मेरे ही लोकसभा से
सांसद आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और हमारा सारा का सारा शीर्ष संगठन, चाहे हमारा राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, चाहे हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, सभी सभी का सहयोग, सभी का आशीर्वाद रहा। हम ये देख रहे हैं, बड़ा दिलचस्प भी है हालांकि कि मोहनलाल बड़ौली जी, उनका भी कार्यकाल बचा हुआ था, शेष था, पार्टी ने जिम्मेदारी से हटाकर आपको जिम्मेदारी सौंप दी और जब पदभार ग्रहण कार्यक्रम था, तमाम नेता मौजूद थे, हर कोई खुश था और आपको बधाई दे रहा था, आशीर्वाद दे रहा था, आगे के लिए टिप्स दे रहा था, तो मतलब कोई ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आया कम से कम उस कार्यक्रम में। तो ये कहाँ से आप लोगों की पार्टी के नेता सीख लेते हैं कि भाई ठीक है, पद है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मैं पहले भी प्रतिमा जी कह रही हूँ कि यहाँ पर कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है, जिम्मेवारियां बदलती रहती है। और हमारे कार्यकर्ताओं की ये खूबसूरती है कि जिस भी जिम्मेवारी पर वो रहते हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, लेकिन 2 जगह के कार्यकर्ता है ना, वो बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बीजेपी के लिए। एक गुड़गांव, एक फरीदाबाद। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? वो गुटबाजी है, इनडिसिप्लिन है, कृष्णपाल गुर्जर, विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम एंड राव इंद्रजीत वर्सेस राव नरवीर। ये आपके संज्ञान में है? देखो, थोड़ा बहुत पार्टी सत्ता में है और अब हमारा तीसरा कार्यकाल चल रहा है और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि ये सभी कार्यकर्ता जिनका आपने नाम लिया, सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं। कहीं छोटा मोटा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहीं पर हो सकता है, पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं, अच्छे पदों पर सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार में हैं, चाहे हमारे कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार में हैं, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस सबकी चल रही है। एक दूसरे को लेकिन थोड़ा बहुत बातें बोलना, अब थोड़ा बहुत मैं ये मानती हूँ कि जब परिवार बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हो आप। जैसे अब घर में भी तो माता पिता और बच्चे होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपस में वो भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पर ऐसे कुछ वाले जो बच्चे कार्यकर्ता है ना, वो बड़े सेटल्ड होके कमरे के भीतर बात करने वालों में से हैं, लेकिन गुड़गांव फरीदाबाद में तो खुलेआम चल रहा है सब कुछ। नहीं, कोशिश करेंगे कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आए और वैसे सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं भी। थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मुझे कोई बहुत बड़ी ऐसे समस्या वाली कोई ऐसी बात नहीं लग रही है। कर लेंगे मतलब डेफिनेटली, क्योंकि नगर निगम फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा, वो हमारे सारे तक आए। अब पार्षदों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, कुछ ने जवाब दे दिया, कुछ ने नहीं दिया, फिर उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि भाई हम तो कोर्ट चले जाएंगे, फिर आपके मंत्री कह रहे हैं विपुल गोयल के नहीं, कोर्ट वाली बात नहीं है, ये पार्टी का मैटर है, तो हमें आपस में सुलझाना चाहिए। तो ये सारी चीजें सभी जगह हमारे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अभी पेंडिंग है। जैसे हमारे जहाँ जहाँ निगम बने हैं सभी जगह पेंडिंग है, तो इसको भी हम विषय ध्यान में है। तो लेकिन वही वाली बात होती है ना कि हर विषय के लिए थोड़ा बैठना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है कि ताकि सभी जो हमारे पुराने कार्यकर्ता उनको भी स्थान मिल जाए, सभी वर्गों को भी स्थान मिल जाए, सोशल इंजीनियरिंग कि कहीं कोई रह ना जाए, कोई वर्ग रह ना जाए, कोई पुराना कार्यकर्ता छूट ना जाए। तो इसलिए थोड़ा मंथन करना पड़ता है और अब बैठ के मंथन करेंगे। थोड़ा ज़्यादा जोर तो आपको लगाना पड़ेगा फरीदाबाद गुरुग्राम में। कोई बात नहीं, करेंगे तो मतलब हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कांग्रेस की गुटबाजी, उसमें तो धड़े ही इतने ज़्यादा हैं कि तमाम बर्तन इतने ज़्यादा खटकते हैं कि हर चीज़ आए दिन सामने आती है, लेकिन बीजेपी में कंपैरेटिवली बहुत कम है ये चीज़ें। नहीं, बहुत अनुशासित पार्टी है और जहाँ पर आप बोल रहे हो वहाँ पर भी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कोई हल्का फुल्का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो भी जब बैठेंगे संवाद करेंगे तो दैट आल्सो विल बी रिजॉल्व्ड एज पर योर स्टेटमेंट। माय स्टेटमेंट मतलब यू नीड टू रिजॉल्व इट बिकॉज़ ऑब्वियसली इट इज मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंसेस है नहीं, पर आप कहते हो कि डिफरेंसेस हैं, तो मैं मानती हूँ आप जितनी जल्दी मान ले कि डिफरेंसेस हैं उतना बेटर रहेगा। मैं नहीं मानती क्योंकि ऐसे कोई डिफरेंसेस है नहीं, पर एज पर योर स्टेटमेंट अगर कुछ हल्का फुल्का है भी
तो इट विल बी रिजॉल्व। आपके अध्यक्ष बनने के बाद महिलाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद जगी है कि भई हमें भी अगर सही कोई राह दिखे या हम भी पार्टी के लिए ऐसे काम करें शिद्दत से तो कोई पद आगे जाके ज़रूर मिल सकता है। तो आपके पास बहुत सारी महिलाएँ भी आती होंगी और अब तो बहुत ज़्यादा आ रही होंगी कि अर्चना जी मुझे महिलाएं ज़िम्मेदारी तो दीजिए। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आएं, क्योंकि आने वाले समय में जब हमें 33% महिलाओं को चुनाव लड़वाना होगा, तो वो तो हम तभी लड़वा पाएंगे जब जब पहले होंगी। राजनीतिक तौर से वो बहनें सक्रिय होंगी। अगर बहनें हमारे पास होंगी ही नहीं तो हम कैसे चुनाव लड़वाएंगे। तो राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जुड़ें, और वो जुड़ने के बाद उनका इतना सशक्तिकरण हो कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में आए। तो दिस इज़ नॉट ए वन डे प्रोसेस, राइट। दिस इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो उस दिशा में भी प्रयास जारी रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को और ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को, न्यू ब्लड, न्यू एनर्जी, वो पार्टी के साथ जुड़े। और जिन भी वर्गों में या जिन भी क्षेत्रों में पार्टी का कम काम है या जहाँ पर हमें और कार्य विस्तार की आवश्यकता है, वहाँ पर हम अपना कार्य को और बढ़ाएं। तो नए लोग हैं तो इनको खास तौर पे ट्रेनिंग भी चाहिए होगी कि भई बोलना कैसे है, क्या बोलना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मुद्दे उठाते हैं। तो ये भी कोई प्लान होगा कि भई ऐसा कुछ प्रशिक्षण इस यस, तरह वो का भी दिया जाए? प्रशिक्षण हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे से हो भी चुका है। हाँ। सभी मंडलों का और सभी जिलों का प्रशिक्षण हमारा कंप्लीट हो चुका है। नए नेताओं के लिए या लेकिन नए उसमें, हाँ, कार्यकर्ताओं के लिए? उसमें लेकिन नेक्स्ट फेज में हमारे विधायकों का, सांसदों का केंद्र प्रशिक्षण करेगा। वो भी है, जो हमारे मोर्चे हैं उनका भी प्रशिक्षण होगा, जो न्यू ज्वाइंड लोग हैं उनका भी प्रशिक्षण होगा। इवन शक्ति केंद्र प्रमुख और हमारे बूथ तक के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा। एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली केंद्रीय कार्यालय से की थी। और उसमें अब अलग अलग स्टेप्स में हम जा रहे हैं। पहले देश में सभी मंडलों का हुआ, फिर जिलों का हुआ, और अगले स्टेप में अब हमारे प्रदेशों का भी होगा। और साथ साथ जैसे ही मोर्चे अब बन जाएंगे फिर मोर्चों का भी शुरू हो जाएगा। तो मोहनलाल बड़ौली जी ने हैंडओवर आपको दिया? अच्छे से हैंडओवर दिया? वो मेरे अध्यक्ष हैं थे और उन्होंने, मैंने उनके साथ महामंत्री के तौर पर काम काम किया किया। है, तो उनकी ब्लेसिंग्स पहले भी मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के मुझे और हैंड कहा ओवर कि किया। सारे काम कर लिए जो रह गए वो आगे अर्चना जी करेंगी। नहीं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और मैंने उनसे बहुत सारा काम भी सीखा। उन्होंने मुझे काम दिया भी, काम करने का अवसर अगर किसी कार्यकर्ता को मिलता है तभी उस कार्यकर्ता को अपनी प्रतिभाओं का पता चलता है। राइट। और कार्यकर्ता का जो विकास, अगर हम चाहते हैं किसी भी कार्यकर्ता का विकास हो तो उसको हमें काम देना पड़ता है, उसको जिम्मेवारी देनी पड़ती है। और जब हम जिम्मेवारी देते हैं और कार्यकर्ता काम करता है तो नेचुरली फिर वो एक नया चेहरा बनकर उभर के उभरता है। सामने तो आता है। आज अगर मान लो मेरे कोई जिम्मेवारी मिली है तो उसमें मेरे दोनों प्रदेश अध्यक्ष, पहले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी थे और उसके बाद आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी थे। तो दोनों ने ही मुझे काम करने का अच्छा अवसर दिया। और तो मतलब उनसे सीख भी लिया, अब आगे कोई कंफ्यूजन होगी तो वापस उनके पास डेफिनेटली जाके। हमारी पार्टी में हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता होते हैं, जैसे हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी रहे, सुभाष बराला जी रहे, नायब जी रहे और अब मोहन जी रहे। तो सभी प्रदेश अध्यक्ष, 4 प्रदेश अध्यक्षों के मार्गदर्शन में तो मैं काम कर ही चुकी हूँ। और फिर मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय मनोहर लाल जी रहे। उन्हीं के कार्यकाल में मैंने भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा से शुरुआत करी थी। तो उनका भी मार्गदर्शन हमेशा से ही रहा और अभी भी उनसे ही मिलने जा रही हूँ। अच्छा। तो लेकिन ट्यूनिंग सरकार से होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालमेल सरकार और संगठन का साथ-साथ चले, तो ग्राउंड पे भी पार्टी की जो नीतियाँ हैं या जो योजनाएँ बनाई हैं सरकार ने, वो ग्राउंड तक पहुँचती भी हैं। तो ऐसे में सरकार से तालमेल बिठाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? देखो, सरकार से तालमेल हमारे संगठन का पहले ही बहुत अच्छा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे कार्यकर्ता ही हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, तो ऐसे ही हमारे सैनी सैनी साहब साहब भी। भी यही बोलते हैं कि मैं सेवक हूँ। लगातार हरियाणा के लोगों के बीच में रहते हैं, 24/7 उपलब्ध हैं।
सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सैनी साहब बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुके हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं उनको मिलना, उनसे बात करना, उनको अपनी समस्याएं बताना। पंजाब के लोग उनको कितना पसंद कर रहे हैं। तो सरकार के साथ पहले ही बहुत अच्छा तालमेल है और अभी भी मतलब तालमेल बहुत अच्छा है। और अब अभी भी जो कोई योजनाएं जैसे अब हमने नीचे लेके जानी है तो सरकार और संगठन दोनों मिलकर कुछ कार्यक्रम सरकार करेगी और हमारे संगठन के कार्यकर्ता उसके साथ मदद करेंगे। तो कोई ऐसी डिफरेंस वाली बात ही नहीं है, मतलब एक ही हैं हम, अलग अलग नहीं है। संगठन सरकार एक ही है। तो सरकार भी एक है, संगठन भी एक है, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार तो जीरो है, बीजेपी में इतनी प्रॉब्लम है, ये इनसे खुद के अपने लोग संभल नहीं रहे हैं, हम पर बार बार आरोप लगाते रहते हैं। विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, विपक्ष के पास आज ना तो कोई नेता है, ना उनकी कोई दिशा है, ना ही वो कभी भी एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका में। अब आप देखिए, जब अटल जी विपक्ष में थे तो कितनी सकारात्मक सोच वो रखते थे और कितनी ऊर्जा के साथ अगर कहीं भी समस्या आती थी तो वो साथ खड़े दिखते थे सरकार के। लेकिन आज विपक्ष जो है सरकार का विरोध करते करते भारत का ही विरोध करने लग जाता है, अपने देश की सेना का ही विरोध करने लग जाता है। विपक्ष में राहुल जी कभी छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं। इंडी गठबंधन बना नाम का, लेकिन किसी प्रदेश में एक साथ हो जाते हैं, किसी प्रदेश में एक दूसरे के विपरीत ऑपोजिट खड़े हो जाते हैं, वहां पर चुनाव लड़ते हैं। तो विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष में बहुत ज़्यादा आपस में फूट है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जितने भी पार्टी के लोग हैं, इनका जो मकसद राजनीति में आने का था, उनका मकसद राजनीति में आने का केवल सत्ता और सत्ता के माध्यम से पैसा कमाना। जबकि तो हरियाणा के भारतीय विपक्ष को कैसे जनता देख रही पार्टी हैं आप? में जबकि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का मतलब है सेवा, सेवा ही संगठन, संगठन का मतलब है सेवा। हमारे यहाँ ना हम परिवारवाद को कोई महत्वता देते हैं, ना व्यक्तिवाद को कोई महत्वता देते हैं, ना ही स्वयं पर फोकस करने की हमारे यहाँ बात पाठ पढ़ाया जाता है। हम हमेशा हम की बात करते हैं, हमारे से ऊपर हमारा परिवार, परिवार से ऊपर पार्टी और पार्टी से भी ऊपर देश। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत है, सबसे पहले मैं, मुझे क्या मिला, उसके बाद मेरा घर कैसे भरा, उसके बाद वो पार्टी की चिंता करते हैं। और देश तो कहीं उनकी किसी भी कैटेगरी में आता ही नहीं है। हरियाणा की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जब राज्यसभा देने की बात आएगी तो उन्होंने अपने बेटे को दी। फिर एक व्यक्ति पहले ही राज्यसभा में सांसद है, लेकिन फिर लोकसभा देनी है तो फिर अपने बेटे को दी। और आगे आपने उस समय जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो जितने बैनर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लगे हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा पूरे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी के लगे हुए थे। तो व्हाट वाज दैट? इट वाज कि सीएम की प्रोजेक्शन। अब अगर वो आगे बेटा सीएम भी बने तो मेरा ही बेटा बने, तो पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? तो परिवारवाद इतना ज़्यादा है कि पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। कि हमारी पार्टी में आज कम से कम ये होता है ना कि हर कार्यकर्ता को जितनी उसकी प्रतिभा है, जितना वो काम कर सकता है, जितनी उसकी क्षमता है, पार्टी वो चिंता करके उसको वो काम देने की चिंता करती है। ये भी तो होता है कि जब नेता कांग्रेस में होते हैं तो सबको मुख्यमंत्री बनना होता है। अब कुलदीप बिश्नोई देख लो, किरण चौधरी देख लो, कहते हैं जब कांग्रेस में थी तो सबको मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन बीजेपी में चले गए तो अब शांत हैं। ये क्या होता है? हम सबको अपने जैसा पाठ पढ़ा लेते हैं ना, हम सबको अपने जैसा अनुशासित कार्यकर्ता कर लेते हैं। तो मतलब मुख्यमंत्री बनने की चाह भी खत्म कर देते हैं लोग अपने आप। ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, किसी के पर्सनल तो मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी अच्छे से रह रहे हैं। आज अगर किरण चौधरी जी की बात मैं करूँ तो बिल्कुल जितना भी काम उनको केंद्र देता है, मैंने थोड़े दिन पहले अभी हमारा जब ये महिला शक्ति बंधन अधिनियम का काम था तो केंद्र की टोली में वो हम इकट्ठे काम कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से वो काम करती हैं। और मुझे कभी लगता ही नहीं है कि वो पहले कभी कांग्रेस में रही थी। और उसी तरीके से अगर कुलदीप बिश्नोई जी की भी बात करूं तो भव्य जी के साथ मैंने काम किया है। वो हमने युवा मोर्चा का उनको पिछले युवा मोर्चा के प्रभारी अभी भी हैं वो,
और मैंने युवा मोर्चा के साथ उनको काम करते देखा, उनकी बैठकें लेते हुए देखा, तो मुझे कभी लगा नहीं कि ये किसी दूसरी विचारधारा के साथ वो आए हैं। और ऐसे ही कुलदीप जी की भी बात करूं तो उनसे भी बहुत अच्छे संबंध हैं। वो भी जब मिलते हैं तो ऐसे लगता नहीं है कि जितना मतलब मान सम्मान वो देते हैं या जैसे चिंता करते हैं एक एक विषय की, जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने काम किया। तो मुझे तो लगता है कि तो वो मतलब पूरा के कोई पूरा हमारे हमारे रंग में रंग तो गए कोई हैं। टॉनिक पिलाते हैं आप लोग कि बीजेपी ज्वाइन करो, ये भी पीना पड़ेगा, और ये पीते ही वो वो अंदर की भावनाएं खत्म हो हमारे रंग में रंगे हुए हैं, जाएंगी। सारे आपके रंग में रंगे हमारे हुए रंग में रंगे हैं। हुए अब हैं। तो इसके अलावा आईएनएलडी की बात कर लें हम, अब उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और आपकी सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है, इसको लेकर हर रोज आरोप लगा रहे हैं कि भाई कोई लगाम ही नहीं अफसरों पे आप लोगों की। देखो, जितने संजीदगी से, जितनी संवेदनशीलता से और जितनी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी लगातार अफसरों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की नीति है जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। मतलब मैंने खुद भी देखा है महामंत्री के तौर पर, जब भी मैं कोई समस्या लेकर जाती थी कि यहाँ पर ऐसे कोई समस्या आ रही है तो तुरंत एक्शन, तुरंत एक्शन। तो मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं इस विषय को लेकर और वो हर विषय पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब वो है कि उनके पास अब कोई काम नहीं है तो कुछ तो करेंगे वो। नहीं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई पावर ही नहीं है सीएम साहब के पास, तो सारी दिल्ली से ही चलती है, मनोहर लाल ऐसा जी चलाते हैं सरकार। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि पावर सीएम साहब के पास नहीं है। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मनोहर लाल जी हमारे मार्गदर्शक हैं। पहले वो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, 9.5 साल उन्होंने बहुत पहले ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास में आए जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देनी शुरू करी। हर चीज को उन्होंने एक सिस्टम बनाया, पारदर्शिता आए। पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने क्षेत्रवाद को, भ्रष्टाचार को, परिवारवाद को, जातिवाद को खत्म किया। मतलब ही डिड हिज बेस्ट। अब आज अगर हरियाणा के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग सो वेल, और मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी हद तक काम मनोहर जी से सीखा। आज अगर मैं कहूँ, मैंने भी उनसे काम सीखा। तो अगर हम उनसे कोई गाइडेंस ले लेते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि वो चला रहे हैं। जो एक ही आरोप लगाना, कई बार लोगों के शब्दों का चयन ठीक नहीं होता। आज अगर कोई भी समस्या आती है हरियाणा में और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के पास चले जाते हैं चर्चा करने के लिए कि कैसे काम करना है, तो गाइडेंस जो बड़े होते हैं हमारे, अगर मान लो अभी जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी तो मेरे को भी तो यही कहा गया ना कि पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों से मिलो और उनसे समझो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे कैसे हमने काम करना है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि वो सभी चलाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों का जो अनुभव है, जो कभी उनको समस्याएं आई होंगी, अगर मैं आज उनका मार्गदर्शन लेती हूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आई विल बी एबल टू डिलीवर बेटर। तो आज अगर हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी से कोई सलाह लेते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उनको पता है हरियाणा में किस क्षेत्र में किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो अगर उनको गाइड करते हैं तो वो खुद इतने उनका मंत्रालय अच्छे से काम कर रहा है। ऊर्जा मंत्रालय में आपने देखा होगा कैसे ग्रीन एनर्जी के बारे में इज़ वर्किंग सो मच। तो अपने उस बिजी शेड्यूल में से वो अगर हरियाणा को टाइम देते हैं तो मुझे तो लगता है कि हरियाणा हम के लिए लकी हैं, बेटर हम है। सौभाग्यशाली हैं। तो लेकिन सैनी साहब को जब से मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा में बीजेपी की पकड़ भी बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। तीसरी मैं बार तो कह सरकार ही भी रही हूँ रिपीट आपको हुई कि उनके सब कुछ चेहरे पे। अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत मतलब सैनी साहब को लोग पसंद कर रहे हैं। नीचे तक लोगों में उनकी पकड़ है। रात को 12 बजे भी कोई आता है मुख्यमंत्री आवास में तो वो चिंता करते हैं कि ये व्यक्ति काम लेके आया और उस काम का फॉलो अप भी करते हैं। तो मतलब इस चीज लेकिन से अब फायदा हो विपक्ष रहा को कुछ बोलना है तो कुछ तो बोलेगा ही ना। है। तो उन विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे कि भाई? मैं विपक्षियों को ये कहना चाहती हूँ कि जिस भूमिका में जनता ने आपको बिठाया है उस भूमिका में आप सकारात्मक काम हरियाणा के लिए करो। तो वो कॉकरोच जनता पार्टी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, जंतर मंतर पे भी इकट्ठे हुए तो देखो, अगर सिस्टम आप निकला। देखो कि
एक ना बूम आ गया, इतने फॉलोअर्स इतने फॉलोअर्स इतने फॉलोअर्स। आपको भी पता है और मुझे भी पता है इतने फॉलोअर्स कैसे बनते हैं। तो क्या कोई पार्टी सोशल मीडिया से चलती है? अर्जुन चौटाला ने तो कह दिया कि भाई मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक हूँ। तो जो देखो वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, उनके बारे में मैं क्या कमेंट करूंगी वो कौन सी पार्टी से। अगर वो जो हमारे जननायक थे हरियाणा के आदरणीय देवीलाल जी, जो जनता के दिलों की धड़कन थे, अगर उनके द्वारा एक पार्टी जो बनाई हुई थी उसको छोड़कर मतलब जो अपना है, जो अपना पुरखों का है, उसको छोड़ के अगर वो ऐसी बात करते हैं तो ये उनके लिए सोचने का विषय है कि जननायक की पार्टी छोड़कर जो वो कह रहे हैं कि मैं ये पार्टी का पहला विधायक, तो ये तो उनका सोचने का विषय है कि वो क्या छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। लेकिन रोहतक में बहुत ज़बरदस्त विवाद हुआ, वीडियो आपने भी देखी होगी, अर्जुन चौटाला और डीसीएसपी के बीच में जो हुआ, उसके बाद धमकी भी दे रहे हैं एक तरह से अर्जुन के देख लेंगे, हम भूलते नहीं, हमारी याददाश्त बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे, आपने कभी हमारे प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, आदरणीय मनोहर लाल जी की, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की, कभी आपने विनम्रता देखी है इनकी? कितने विनम्र भाव से अधिकारियों से भी। मैं मानती हूँ कि वी आर हैविंग जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, बट अधिकारी अपना काम करे, राजनेता अपना काम करे। मैं सैनी साहब को कह रही थी कल के आप ग्रीवेंस में भी जाते हैं तो हंसी तो आपके चेहरे पे भले ही हो, लेकिन अधिकारियों को कड़े शब्दों में आपको बताना भी आता है कि भाई काम करना तो मैं सीख वही लो। तो मैं कह रही हूँ ना कि विनम्रता से काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दबे हुए हैं। विनम्रता से काम करने का मतलब ये होता है कि अधिकारी अपना काम करे, बट वी हैव जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। हम लोगों की बात सुनते हैं, अंत्योदय की भावना से काम करते हैं कि समाज के सबसे जो पीड़ित व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस तक हमारे नेता उपलब्ध हों। वो सारी चिंताएं जो है वो हमारे सभी नेता करते हैं। आज हमारे विधायक जनता में उपलब्ध है, हमारे मंत्री जनता में उपलब्ध है, और हमारे मंत्री भी साधारण कार्यकर्ता की तरह ही काम करते हैं। तो यही तो बीजेपी की खूबसूरती है, और यही खूबसूरती की वजह से हमारा ग्राफ जो है आप देखते हो कि हर रोज बढ़ता जाता है। तो क्या इसी खूबसूरती की वजह से आप लोग 2047 के विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं? आपको लग रहा है 47 तक बीजेपी की सरकार रहेगी? बिल्कुल 100% रहेगी। 2047 में आप देखोगे कि 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं भी देने की चिंता नहीं करी। हमेशा स्वयं पे आधारित केवल एक ही एजेंडा रहा कि लोग गरीब रहें और हम सत्ता में रहें। नारा जरूर दिया कि गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी हटाई नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि अगर लोगों की गरीबी हट गई, लोग जागरूक हो गए, तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लालू जी ने कभी भी बिहार में लालटेन से बाहर आने नहीं दिया लोगों को, कि वो लालटेन में ही देखते रहें। बिजली कभी उनको नसीब ना हो, सड़कों के खड्डे जो गड्ढे हैं वो कभी भरे नहीं। आज का बिहार देखो और उस समय का बिहार देखो, तो ये जो चीज़ थी कि महिलाएं भी कभी उस मानसिकता से बाहर ना निकले, बस उनको ये था ये सब लोग हमें बस वोट देते रहें और कोई सवाल ना करें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में हमारा वोटर जागरूक है और वो इच्छा से हमें वोट दे रहा है, वो उसकी चॉइस है बीजेपी, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोगों की चिंता कर रही है तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी लोगों की वाकई में चॉइस है, या फिर जो आरोप लगाते हैं ये लोग आपके ऊपर कि भाई आप वोट चोरी कर लेते हैं? आप वोट चोरी की बात, अब आप प्रतिमा जी अगर वोट चोरी की बात होती इतनी ज़्यादा, तो फिर केरल में, तमिलनाडु में भी तो हम अपनी सरकार बनाते ना। अगर आप केरल में बनते हो, तमिलनाडु में आप छोड़ देते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं? अगर आप वायनाड से बन के आते हो, भाई भी बनता है, फिर बहन भी बनती है, तो आप जीत कर आ रहे हो, बड़े अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे हो। जहाँ हम जीतते हैं वहाँ पर वोट चोरी है, जहाँ आप जीतते हो वहाँ पे लोग आपको पसंद करते हैं। तो अब कुछ तो चाहिए ना कहने के लिए
तो मतलब वोट चोरी का कोई सिस्टम वोट नहीं। चोरी का आज आप देखो कि लोग अपनी खुशी से, आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, कैसे लोग आके लाइनों में लगे और कैसे उन्होंने वोट्स डाली। हरियाणा में अभी आपके सामने ही निकाय के चुनावों के रिजल्ट आपके सामने हैं। वहां पे भी वोट चोरी के आरोप लगे आप सात लोगों में पे। से 6 चेयरमैन हमने बनाए और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। एक इंडिपेंडेंट बहन बनी, वहां पर भी कांग्रेस नहीं आई। तो अब उनको आज तक हमने क्या किया है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है या कोई भी पार्टी है, जो भी विपक्षी है, कि आपने क्या किया अपने कार्यकाल में और आज आपकी भूमिका क्या है। आज आप सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय भारत को, जब भी विदेश में जाते हो, भारत को बेच के आते हो। हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो कहीं एंटी इंडियन ही हो गए हैं। अब आज अगर मान एसआईआर लो को लेके भी सवाल उठा रहे हैं। एसआईआर की आप ये बात बताइए जेन्युइन प्रतिभा वोटर कह जी, रहे हैं काट देंगे आप लोग। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने विपक्षियों से कि जो घुसपैठिए हैं, क्या वो हमारी सरकार बनाएंगे? एक वोट डालने का अधिकार एक भारतीय को होना चाहिए या एक घुसपैठी को होना चाहिए? जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि एक भारतीय को ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अब ममता बनर्जी लगातार सत्ता में रहने के लिए कितने लोगों को उन्होंने घुसपैठ करा दी, बॉर्डर पर फेंसिंग तक उन्होंने होने नहीं दी, और आज किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं देश छोड़कर, ये आपके सामने है। अगर बंगाल का डाटा हम पश्चिम बंगाल का उठा के देखें तो 30 लाख से ज़्यादा महिलाओं को वो योजनाओं का लाभ जो है वो दे रही थी। बांग्लादेशी बहनें आके जो भारत की महिलाओं का हक है उसके ऊपर वो डाका डाल रही थी। और ये जो घुसपैठिए हैं, ये भ्रामक प्रचार, नेगेटिव नैरेटिव पूरे के पूरे देश में देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर सेट करना, हमारा राशन ख़त्म करना, हमारी योजनाओं का लाभ लेना। तो जो एक गरीब भारतीय का अधिकार है वो हम घुसपैठियों को कैसे दे सकते हैं? और आज एसआईआर के माध्यम से हम केवल इतना ही तो चाह रहे हैं, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, कि जो भारतीय है वो वोट डाले। इसमें कोई धर्म की भी कोई बात नहीं है। इस शुद्धिकरण में उनको लग रहा है कि जो कांग्रेस के वोटर हैं वो चले जाएं बस। वो कांग्रेस के वोटर, हमने तो नहीं कहा कि हम कांग्रेस के वोटर, जो भारत में 1947 से रह रहा है, 2002 की जो हमने बेस लिस्ट मानी है, तो उसमें हमने कहीं ये थोड़ा ना कहा है कि हम कांग्रेस वालों के वोट काट देंगे। या हमने कहा है कि जो अयोग्य है, जो भारतीय नहीं है, उसकी वोट काटने का प्रावधान है। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। लेकिन हरियाणा में आपको लग रहा है कोई पार्टी अभी स्थिति में है कि बीजेपी को टक्कर दे पाए? बात चाहे कांग्रेस की हो, आईएनएलडी की, जेजेपी की, आम आदमी पार्टी की, कोई है? सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। कोई पार्टी टक्कर में नहीं है। जो कर्म किए, जिस तरीके से देश की जनता को लूटा, तो अपने कर्मों का हिसाब सबको भरना पड़ता है। तो आईएनएलडी तो 2029 में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। कि लेकिन आपके प्लान मुझे लग रहा है बहुत सॉलिड। भले ही आप अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ तैयार, सब कुछ तैयारी, सब कुछ है, साथ साथ चल भी रहा है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मोटिवेटेड है और बहुत अच्छा काम हमारे कार्यकर्ता करने वाले हैं। साथ साथ क्योंकि आप लोग तो हर रोज ही चुनावी मोड में रहते हैं, हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, और वो तैयारी लगातार चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तैयारी आपकी भी है। हमारे संगठन की जो चेरावेती कि चलते जाना है, चलते जाना है, ये हमारे संगठन से हमने सीखा है, चेरावेती। लेकिन इतना ज़्यादा जो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं अब, तो कभी टेंशन भी होती है? ये भी सोचती है कि कितनी ज़्यादा आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्या करूं? मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितना एक दिन में काम मैं कर सकती हूँ, जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एक महिला को प्रतिनिधित्व मिला है, तो क्या होता है कि अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर आगे आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता बंद हो जाता है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूं और सभी कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लूं, उनका भी मैं बेस्ट लूं। अपनी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। बाकी
क्योंकि 43 सब साल लग ईश्वर गए के महिला को रास्ता मिलने के लिए। और बाकी सब सहयोग, सभी हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, चाहे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी हैं, चाहे गृह मंत्री जी हैं, चाहे मनोहर जी हैं, चाहे नायब जी, सबका सहयोग मिलता रहेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहूँगी। कार्यकर्ताओं का जो है प्यार मिलता रहेगा तो हम हरियाणा को अवश्य ही नई ऊंचाइयों पर हरियाणा लेकर न्यूज़ के जाएंगे। माध्यम से अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अभी थोड़ी कंफ्यूजन में हैं? कुछ ऐसा भी हैं कि बड़ौली जी के हटने से थोड़े से उदास भी हैं, परेशान भी हैं, हर तरह के कार्यकर्ता, और बहुत सारी बातें उनके मन में चल रही हैं। नहीं, ऐसी कोई भी बात होनी नहीं चाहिए। देखिए, हमारे मोहनलाल बड़ौली जी भी बहुत सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हर कार्यकर्ता को साथ लेकर, जो जिस कार्यकर्ता जो काम कर सकता है उसको काम देने का भी कोशिश करके सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए, क्योंकि ये केवल कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, तो सभी कार्यकर्ता अच्छे मन से लगकर, और लगे भी हुए हैं सभी कार्यकर्ता, और मैं ज़्यादा बदलाव में विश्वास नहीं रखती। जो जिस पद पर है वो सब अच्छे से काम करेंगे, ऐसी कोई ये कम से कम बड़ी टेंशन आपने दूर कर दी कि ज्यादा बदलाव में नहीं विश्वास कोई नहीं नहीं, रखते। बूथ अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक कोई बदलाव नहीं है। और प्रदेश की टीम बननी है, वो सबको पता ही है कि बननी ही है टीम। तो प्रदेश की टीम के कोई लिस्ट आपने फाइनल करी है किस किस को? नहीं, उसमें ऐसी कोई लिस्ट वाली बात नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि 27 जिलों का प्रतिनिधित्व हो उस टीम में। कोशिश करेंगे कि हर जिले से कम एक कार्यकर्ता जरूर टीम में आ जाए, और कोशिश ये भी रहेगी कि हर वर्ग से भी कोई ना कोई कार्यकर्ता टीम में आ जाए। तो कोशिश करेंगे कि सभी के सहयोग से एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो कब तक ये नई टीम बनेगी आपकी? एज अर्ली एज पॉसिबल कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी नई टीम की घोषणा हो, ताकि और गति से हम काम कर पाएं प्रदेश में। मतलब 15-20 दिन मान के चलें। हाँ जी, ये सिस्टम आप सेट कर लेंगी और फिर तेजी से काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और you, उम्मीद करते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं की जो दिल की इच्छाएं हैं या फिर दिल की चिंताएं हैं वो इस इंटरव्यू को देखने के बाद कम से कम दूर हो चिंता जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे करता नहीं है, नहीं करता, क्योंकि चिंता नहीं करता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो मेरे पास भी फोन आ रहे हैं। बहुत अनुशासित कार्यकर्ता होता है, उस वो कार्यकर्ता होने में ही गर्व महसूस करता है। जो मिल जाता है, जिस भी भूमिका में हमारे कार्यकर्ता को आप डालोगे, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो अपनी बेस्ट डिलीवरी देता है। मुझे लगता है कि ये ब्यूटी है बीजेपी की, और ये रहनी भी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता देव तुल्य कार्यकर्ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के हैं और ये कार्यक्रम आपने देखा है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कि ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रदेश की टीम नई बनने जा रही है। उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है और किन किन लोगों को प्रेफरेंस अर्चना जी देंगी, उन्होंने इस कार्यक्रम में बता दिया है। तो आप कोशिश कर लीजिएगा, शायद आपको जगह मिल जाए। हर किसी का प्रतिनिधित्व हो, ये कोशिश है अर्चना जी की। और साफ तौर पर बता रही हैं कि जितने काम बीजेपी की सरकार ने किए हैं, चाहे केंद्र की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, उन तमाम कामों को ग्राउंड तक पहुँचाना, लोगों को ये बताना कि भाई सरकार ने आपके लिए किया है, अब आप इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे ये आपको देखना है। तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करनी है, और ये टीम भी लगातार इसी कोशिश में है कि ग्राउंड पे कैसे पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और गुटबाजी के सवालों के जवाब भी साफ तौर पे दे दिए। हालांकि अर्चना जी कह रही है बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फरीदाबाद गुड़गांव, लेकिन हम कह रहे हैं तो जो भी है उसको जल्दी सॉर्ट कर लिया जाएगा। तो देखते हैं वो चुनौती भी कब तक हालांकि पूरी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।